हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 ठीक है, मैथ थर्ड सेमेस्टर पेपर कोड 312 यानी सिविल का जो पूछा हुआ था। ठीक है, वैसे तो कॉमन सिलेबस है, कोई ब्रांच भी वाले जिनको पीडीई प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चंस को, मतलब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि कॉमन पेपर है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन देने जा रहे हैं वो 2020 का पार्ट 1 है। 2021 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, 2019 का भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पार्ट 1 इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उसमें क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है स्टूडेंट को, और बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें डिफाइंड होता है कि आपको क्या निकालना है ना। इसमें सिर्फ जैसे अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालो, अभी क्वेश्चन देखकर समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन पे बेस्ड है, कौन सा क्वेश्चन है। जनरली लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आता है एमसीक्यू सोल्व करने में। जहाँ तक होता है सब्जेक्टिव सोल्व करने की बात तो वो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो आसानी से सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज पार्ट 1 जिसमें हम लोग टोटल एमसीक्यूज करेंगे, एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी कर लेंगे ताकि पार्ट 2 ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ऐसे अगर दो पार्ट में करते खाली एमसीक्यूज को पार्ट 1 तो सब्जेक्टिव थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए पार्ट 1 में हम लोग कुछ टोटल एमसीक्यूज कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग समझा कर क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और गौर कीजिएगा उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चंस को हम बता रहे होंगे यहाँ पे आपको भी कॉपी पेन लेकर आपको आपको साथ साथ में सोल्व करते चलना है। ठीक है, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, आप क्वेश्चंस को सीखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि वही क्वेश्चन आए, उस टॉपिक पे उस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा है इफ 2z इक्वल टू ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स पी अल्फा प्लस बाई क्यू बीटा वेयर p इक्वल टू क्या है dz अपॉन dx एंड q इक्वल टू dz अपॉन dy, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2z इक्वल टू ax प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस बी है और उसका पार्शियल डिफरेंशियल जो है यानी पीडी उसका जो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन वो क्या है क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स पी अल्फा प्लस बाई क्यू बीटा वेयर पी। तो हम अगर जेड को, आपको भी पता है कि जेड को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग पी बोलते हैं, और अगर हम जेड को बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। तो एक बात यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स पी अल्फा प्लस बाई क्यू बीटा है। यहाँ पे हम p और q का वैल्यू पुट कर दे तो कोई इक्वेशन बनेगा, और दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। यानी हमको सबसे पहला काम क्या करना है कि इस z से यहाँ जो 2z इजकल टू दिया हुआ है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस b, इसको हम क्या करें, एक बार हम p निकाले, p का मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और एक बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, y के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो p निकल जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो q निकल जाएगा। तो आइए बारी बारी से करते हैं इसको। तो 2z इक्वल टू ax प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस b सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो क्या सेटिस्फाई करता है क्यू स्क्वायर एक्स पी अल्फा प्लस बाई क्यू बीटा। तो यहाँ से जो 2z है उससे हम, अच्छा z को करने पे होता है ना, z को हम अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो p और इसी को y के रिस्पेक्ट में करें z को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, q। तो यहाँ पे जो p का वैल्यू तो हमको z निकालना पड़ेगा पहले, तो 2z को हम 2 उधर भेज देते हैं, मतलब गुना में 2 है तो भागा में, तो ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बटा 2 इधर क्या हो जाएगा b बटा 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन x हो जाएगा। ax प्लस बी वाई को चेन रूल से, मतलब पहले इतना ही से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको फिर ऐसे हम लोग करते हैं ax प्लस बाई का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इतना ही के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करते हैं।
चेन रूल बताता क्या है, चेन रूल से पढ़े होंगे। तो जितना अगर जैसे कि यहाँ ए एक्स प्लस बाई का टर्म दिया हुआ है, हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले इसी के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू जो नीचे है उसको फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, ए एक्स प्लस क्या होगा बाई, और फिर ए एक्स को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू ए हो जाएगा। अब बाई तो एक्स के लिए कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी 2 और 2 ए तो बटा में 2 पहले से था तो ये बटा में 2 पहले से हो जाएगा। 2 इंटू ए एक्स प्लस बाई, ए एक्स का क्या हो गया ए, और कांस्टेंट बाई का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब बी बटा 2 भी तो कांस्टेंट है तो उसका भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से dz अपन dx को हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो p इक्वल टू क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए जो गुना में आगे ले आते हैं, a प्लस 0 ए ही होगा, तो a को बाहर ले लेते हैं, ax प्लस बाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको उस z को फिर से हमको क्या करना है, बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो dz अपन बाई, तो उसी तरह से जैसे वहाँ पे ax प्लस बाई था का होल स्क्वायर था, इसको हम पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स प्लस बाई के रिस्पेक्ट में, और फिर ए एक्स प्लस बाई को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 2 तो पहले से था तो 2 नीचे हो जाएगा, ये 2 पावर आगे आएगा ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बाई को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो ए एक्स बाई के लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का वैल्यू 0 और बाई का क्या हो जाएगा 1, यानी टोटल के 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए एक्स प्लस क्या हो गया बाई, इक्वेशन नंबर 3। तब पी और क्यू का वैल्यू निकल गया है। तो इस p और q का वैल्यू को कहाँ हम पुट कर देंगे, क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स पी अल्फा प्लस बाई क्यू बीटा में। q का वैल्यू कितना लाए, q का वैल्यू लेके आए ए एक्स प्लस बाई का सिर्फ क्या था ए एक्स प्लस बाई, देख लीजिए q का वैल्यू क्या था, q का वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बाई। तो q स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे x p के पावर अल्फा है, p का वैल्यू कितना लेके आए थे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बाई, देखिए p का वैल्यू कितना लेके आए थे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, a इंटू बाई क्या हो जाएगा, a बाई हो जाएगा। तो इसका क्या है, पावर अल्फा था, बाई इंटू और q का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस बाई का बीटा। अच्छा ये देखिए इसका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो ए स्क्वायर प्लस बाई बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो ए एक्स का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ax इंटू बाई। यहाँ पे अल्फा है, पावर अल्फा है, तो हमको तो अननोन चीज है तो इसको तो हम स्क्वायर कर नहीं सकते या क्यू कर नहीं सकते, क्योंकि अल्फा का क्या वैल्यू हमको क्या पता, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर करवाने के लिए क्या करते हैं कि देखिए ए स्क्वायर एक्स यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2ax है ना, 2ax बाई, यहाँ पे हमको ax फिर चाहिए, मतलब इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ax बाई। अब कॉमन लीजिएगा तो देखिए मैच कर जाएगा, इससे x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ये दोनों को कॉमन लेते हैं, ये दोनों को कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को कॉमन लेते हैं, ये दोनों को कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लीजिए ये दोनों में, तो इससे x कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स बचेगा, यहाँ पे ax बाई से x कॉमन लेंगे तो a बाई बचेगा, प्लस बाई स्क्वायर ए एक्स से कॉमन बाई लेंगे तो ax प्लस बाई। तो ये वाला टर्म देखिए दोनों में इक्वल है, इस टर्म को देखिए, बाई आगे भी है बाई आगे भी है, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, यानी अल्फा का वैल्यू कंपेयर करिए बोथ साइड, तो अल्फा का वैल्यू 1 बीटा का वैल्यू 1। समझ में आया। अगर फंसे होंगे तो यहाँ पे फंसे होंगे आप लोग कि इसको कॉमन कैसे ले रहे हैं ना, तो चलिए एक बार यहाँ पे फिर से डिस्कस करना चाहते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरली इस क्वेश्चन से कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़े, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, फिर इधर जैसे था वैसे लिख दिए, यहाँ तक किन्हीं को नहीं प्रॉब्लम है। अब यहाँ से हमको दिख रहा है ना कि ए स्क्वायर एक्स है प्लस ए बाई है, तो अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और 2ax बाई है, तो अगर हम x कॉमन इससे लेते तो क्या बनता, देखिए तो ए स्क्वायर एक्स है, अब प्लस ये क्या हो जाता, x कॉमन लेते तो 2a बाई हो जाता, तो 2a बाई है, यहाँ पे सिर्फ a बाई है, तो a बाई है तो हम 2a बाई को a बाई प्लस a बाई लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ax प्लस ax बाई प्लस ax बाई। अब इससे देखिए दोनों से कॉमन लेना आसान हो गया, कॉमन लेने पे ये इक्वेशन बन गया, इधर भी एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे मैच करवा रहे हैं, तो मैच करवाने पे क्या आपको नजर आ रहा है कि ए वाला वैल्यू यहाँ भी सेम ही चीज है, एक्स आगे में भी लगा हुआ है, एक्स आगे में भी लगा हुआ, बाई लगा हुआ, मतलब सेम चीज है। तो पावर इसका 1 है, पावर इसका 1 है, यानी अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 1।
तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का क्या कर लिए, सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d2z अपॉन dy स्क्वायर इजकल टू साइन वाई इज z इजकल टू अल्फा साइन बीटा बाई प्लस बाई एक्स प्लस जी एक्स देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आपका पूछा गया है, जो इंटीग्रेशन मेथड था। इंटीग्रेशन मेथड में हमको आता था ना, एक कांस्टेंट आता था जिसको यहाँ पे फंक्शन ऑफ बाई है, फंक्शन ऑफ जी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम लोग एफ एक्स लेते थे और क्या लेते थे, फाई एक्स लेते थे। तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे फंक्शन पे, जो मतलब कि ऐसे हम लोग एक बार जिसे d2z अपॉन डी बाई स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम रेसिप्रोकल डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल अगर इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से वैल्यू किसका आ जाएगा, जेड का आ जाएगा। मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है तो उसका अगर हम 2 बार इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से वैल्यू किसका आ जाएगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन मेथड का अप्लाई करना है। और डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता था कि एक बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए, एक बार उसको सॉरी बाई है तो दोनों बार बाई के ही रिस्पेक्ट में, सॉरी अगर यही रहता ना d2z अपॉन एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में, तो हम एक बार इंटीग्रेशन करते x के रिस्पेक्ट में, एक बार करते y के रिस्पेक्ट में। अगर d2z अपॉन dx स्क्वायर होता तो इसको हम 2 बार इंटीग्रेशन करते किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में। तो बाई के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास एक नया इक्वेशन बन के आएगा, और उस नए इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से जो यहाँ पे नॉन वैल्यू के साथ दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, उसके साथ कंपेयर करवा देंगे। तो कंपेयर करवाने के अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, बीटा का जगह बीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, यानी क्वेश्चन समझ में आ गया, देखते के साथ पता चल गया कि इसका किसका है, डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड का। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका आपके पास वो क्या है, d2z अपॉन डी बाई स्क्वायर इजकल टू साइन बाई इज, इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो सेटिस्फाइड इक्वेशन है वो z इजकल टू अल्फा साइन बीटा बाई प्लस बाई एक्स। बाई के जगह हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं, सॉरी एफ इंटू बाई एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, जी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी एक्स को हम लोग फाइव भी लिख सकते हैं। नेमिंग कुछ भी करें उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे छूट गया होगा, ये क्वेश्चन लिखना वो मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ छूट गया होगा। बाई अभी आप कैसे आता है यहाँ पे वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले जो आपका इक्वेशन दिया हुआ क्या दिया हुआ है, d2z अपॉन डी बाई स्क्वायर, d2z अपॉन डी बाई स्क्वायर इजकल टू क्या दिया हुआ था, साइन बाई दिया हुआ था। तो इस इक्वेशन को हम लोग 2 बार इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार इंटीग्रेट करते हैं, अगर एक बार इंटीग्रेट करते हैं d2z अपॉन डी बाई स्क्वायर को, तो इधर क्या है, साइन बाई है, दोनों को क्या कर देते हैं, एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं। एक बार इंटीग्रेट करने का मतलब 2 बार डबल डिफरेंशिएशन है तो एक डिफरेंशिएशन हट जाएगा, रेसिप्रोकल ही तो होता है। तो क्या अब क्या बच जाएगा, जो d2z अपॉन डी बाई स्क्वायर था वो एक बार इंटीग्रेट होने के बाद क्या बन जाएगा, dz अपॉन डी बाई। ठीक है, तो इधर हो गया dz अपॉन डी बाई। साइन बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस बाई, और उसका कोई एक कांस्टेंट लेते हैं ना इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसी को हम ले लिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स। अच्छा कांस्टेंट क्यों, बाई के टर्म में कर रहे हैं तो एक्स उसके लिए कांस्टेंट होता है ना, इसलिए एक्स को ले रहा है, ऐसा नहीं कि आप बाई को ले ले। ठीक है, जब बाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट लेना, कांस्टेंट बाई के वाला कौन होता है, एक्स होता है, तो इसलिए एक्स को ले लेते हैं। फिर से उसको हम एक बार इंटीग्रेशन करते हैं बाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dz अपॉन डी बाई इजकल टू माइनस कॉस बाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे फिर से इसको तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब माइनस कॉस बाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाई। अब कांस्टेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके आगे उसी का टर्म यानी उसी का फंक्शन, जैसे मान लीजिए 5 का हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं बाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 5 बाई। तो उसी तरह से फंक्शन है उसका, कोई भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में करें तो बाई एफ एक्स हो जाएगा। एक नया कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये तो पहले से था, अब इसका एक नया कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाई एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या यहाँ से निकल गया है, जेड इजकल टू माइनस साइन बाई प्लस बाई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फाई फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को इक्वेशन जो फर्स्ट खुद से निकाले उसको, और जो बुक में दिया था यानी क्वेश्चन में दिया था
उसको दोनों क्या करेंगे, कंपेयर करवाते हैं। तो कंपेयर करवाने पे पता चलता है कि साइन के आगे कितना है, 1 है, -1 है, यहाँ क्या है, अल्फा है, यानी अल्फा का वैल्यू कितना होगा, -1। साइन के पावर नहीं कुछ है, कितना है, 1 है, इधर साइन के पावर कितना है, बीटा है, यानी यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। एफ बाई फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, जी एक्स है, यहाँ भी फाई एक्स है, कोई दिक्कत है, नेमिंग है, फंक्शन हम जी ले फाई ले, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। बस यहाँ पे अल्फा साइन बीटा, यानी यहाँ -1, यहाँ पे वैल्यू 1, यानी अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 1। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब -1 और 1 जो ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर है, -1 और 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ठीक है। चलिए, -1 और 1 था, अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ पी डी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन px स्क्वायर प्लस क्यू बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इज इतना, इसका इक्वेशन यानी इसको सेटिस्फाई करने के बाद इतना इसका इक्वेशन आ रहा है, तो देन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, इस अल्फा और इस बीटा का क्या बताएं, वैल्यू बताएं सॉरी। तो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले आपको देखने पे पता चल रहा होगा, एक चीज बताए थे जब आपको कल भी या 2021 वाला भी सोल्यूशन करवा रहे थे या मैराथन करवा रहे थे उस टाइम, कि जब भी अगर p दिया रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, पी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पी इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको बाई स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं, इजकल टू यानी प्लस में तो उधर माइनस में जेड स्क्वायर। ये क्या है, p का कुछ मल्टीपल है, q का कुछ मल्टीपल है, तो स्मॉल p के मल्टीपल को हम कैपिटल p बोलते थे, q को मल्टीपल को कैपिटल q बोलते थे, और इसको बराबर के उधर जो रहता था उसको क्या बोलते थे, r बोलते थे। तो ये कब हम लोग बोलते थे, जब लाग्रेंजियन थ्योरम होता था, ठीक है। ये कब होता था, लाग्रेंजियन थ्योरम, यानी जैसे ही स्मॉल p या स्मॉल q देखने को मिल रहा है, मतलब समझेंगे कहाँ के क्वेश्चन है, लाग्रेंजियन का है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लाग्रेंजियन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन px स्क्वायर प्लस q बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 0 इज अल्फा बटा x प्लस बीटा बटा y इजकल टू फंक्शन ऑफ 1 प्लस y प्लस 1 अपॉन जेड। अब हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं, अरेंज द इक्वेशन गिवन इक्वेशन, अरेंज द गिवन इक्वेशन, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे किए, वहां पे लिखा हुआ था पी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कर दिए एक्स स्क्वायर पी, प्लस वहां लिखा हुआ था क्या, क्यू बाई स्क्वायर, तो उसको हम लिख दिए बाई स्क्वायर क्यू, और इधर प्लस जेड स्क्वायर वहां लिखा हुआ था, तो इसी को हम इधर क्या भेज दिए, माइनस जेड स्क्वायर। पी का वैल्यू, पी के स्मॉल पी के मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल पी, जिसका मान कितना है, एक्स स्क्वायर। क्यू का वैल्यू को हम लोग कितना बोलते हैं, क्यू को मल्टीपल के कैपिटल क्यू बोलते हैं, उसका वैल्यू बाई स्क्वायर है, और इधर जो रहता है बराबर के उधर उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू माइनस जेड स्क्वायर है। तो एक जुलरी इक्वेशन हम ऐसा लिखने के बाद एक जुलरी इक्वेशन बनाते हैं, डी एक्स अपॉन पी प्लस डी इजकल टू डी बाई अपॉन क्यू इजकल टू डी जेड अपॉन आर। डी एक्स अपॉन पी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, डी बाई अपॉन वाई स्क्वायर है, डी जेड अपॉन माइनस जेड स्क्वायर है। लाग्रेंजियन थ्योरम में एक जुलरी इक्वेशन बनाने के बाद उसका हम क्या करते हैं, तो ग्रुपिंग मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं, दो को कोई ग्रुप लिए उसका इंटीग्रेशन किए, फिर दो को कोई ग्रुप लेते हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहला डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -1 बटा एक्स, और डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का क्या होता है, मतलब 1 बटा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -1 बटा वाई होता है। अब कोई एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं जो क्या है, ए है, तो -1 बटा एक्स है, इधर माइनस में 1 बटा वाई, तो आके हो गया प्लस 1 बटा वाई इजकल टू ए। अब यहाँ से कांस्टेंट का मान आ गया, तो फर्स्ट ग्रुपिंग मेथड किए थे, उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड ग्रुपिंग मेथड करेंगे। सेकेंड ग्रुपिंग मेथड में क्या होगा, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इजकल टू डी जेड अपॉन माइनस जेड स्क्वायर। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या हो गया, -1 अपॉन वाई, ये माइनस पहले से ऑलरेडी है, और जब भी हम 1 अपॉन जेड स्क्वायर का करते तो ये माइनस जेड स्क्वायर आता, जेड आता, -1 बटा जेड आता, अब माइनस पहले से तो ये प्लस 1 बटा जेड प्लस क्या हो गया, बी हो गया। तो -1 बटा वाई, इधर प्लस में था 1 अपॉन जेड, तो इधर माइनस में इजकल टू बी, तो माइनस कॉमन लेने पे 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इजकल टू क्या हो गया, बी। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि दोनों एक जुलरी इक्वेशन में क्या था, डी वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन कितना था इसका
माइनस जेड स्क्वायर, इधर क्या था डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तीनों बराबर है तो इसका कांस्टेंट भी तो बराबर ही होगा, ठीक है, इसका वैल्यू भी तो बराबर ही होगा। तो उसी को वैल्यू को दोनों को क्या कर दिए, इधर जो ग्रुपिंग फर्स्ट ग्रुपिंग मेथड था, इधर जो सेकेंड ग्रुपिंग मेथड था, दोनों को बराबर कर दिए। तो कोई दिक्कत हो रहा है? ये जो कांस्टेंट पहला लेके आए ना, ए का वैल्यू -1/x + 1/y, और इसका सेकेंड का जो कांस्टेंट लेके आए b इजकल टू कॉमन लेने पे इसका क्या हो गया था, माइनस कॉमन ले 1/y + 1/z, दोनों इक्वल हो, क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन में क्या था, इक्वल था, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ, तो माइनस कॉमन लेने पे 1/x -1/y इजकल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 1/y + 1/z। अब यहाँ पे देखिए 1/x - 1/y फंक्शन ऑफ 1/y + 1/z। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था x अपॉन अल्फा, सॉरी एक कितना था, हाँ α/x + 1/β/y इजकल टू फंक्शन ऑफ 1/y + 1/z, ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपका दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में दिया था ये दोनों को कंपेयर करवाइए, क्योंकि इधर तो दोनों सेम है, तो इधर कंपेयर करवाइए। तो 1/x है, इधर α/x है, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1, और बीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस है ना, बीच में प्लस है, माइनस रहता तो दोनों सेम रहता है, यहाँ लेकिन क्या है माइनस है, तो माइनस का मतलब बीटा का वैल्यू कितना है -1 है, -1 है, यानी अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू -1 है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर करवाने पे पता क्या चला कि अल्फा का वैल्यू 1 है और बीटा का वैल्यू वहाँ पे क्या है -1 है। अब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कोई ये सोच रहे होंगे सर एक में फंक्शन लगाए दूसरा में क्यों नहीं लगाए, तो ऐसा तो हम लिखते थे ना बाबू, जब हम एक्जुलरी इक्वेशन वाला क्वेश्चन करवाते थे तो ऐसा लिखते थे ना, a इजकल टू क्या फंक्शन ऑफ b, या b इजकल टू क्या फंक्शन ऑफ a, ऐसा लिखते थे ना, मतलब कोई में एक फंक्शन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपका कि क्वेश्चन फंक्शन ऑफ 1/y + 1/z दिया हुआ था, तो इसी में फंक्शन लगा दिए। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था हम दोनों में ले सकते हैं, a इजकल टू फंक्शन ऑफ b कर सकते हैं या b इजकल टू फंक्शन ऑफ a कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर मैराथन देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुरंत जल्दी, और टोटल कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेट a एंड b आर 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड सपोज PA प्रोबेबिलिटी ऑफ a इजकल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इजकल टू k एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इजकल टू 0.6। If A and B are mutually exclusive event, then the value of K is। आप जानते हैं कि आपका ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन का केस नहीं बनता है, यानी इंडिपेंडेंटली होता है, अलग अलग दोनों होता है, ए और प्रोबेबिलिटी बी। इस केस में क्या करते हैं हम लोग सॉरी PA + PB और क्या PA यूनियन B इजकल टू क्या होता है PA + PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। लेकिन इस केस में इंटरसेक्शन वाला वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो 0 होता है, सिर्फ क्या बच जाएगा PA + PB। तो सब वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू K, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का वैल्यू 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B 0 होता है कब, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तब। तो PA यूनियन B इजकल टू PA + PB। A यूनियन B का वैल्यू 0.6, PA का वैल्यू 0.3, PB का वैल्यू K। तो यहाँ से K का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 - 0.3, यानी आ गया 0.3, ठीक है। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं ई नंबर। The first of the 3 moments of distribution about 2 and are 1, 11, -24 respectively, then the mean of the and variance of the distribution are, ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग ये बेसिक स्टैटिक्स में पढ़े थे, मोमेंट्स निकालना सीखे थे, और ये किसका है 2 है, 2 दिया हुआ है, मतलब किसके अबाउट है एनी पॉइंट के अबाउट है। अगर यहाँ पे मीन दिया होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मीन के अबाउट मोमेंट है। और रीजन के मोमेंट के अबाउट भी आपको थोड़ा सा समझा दिए थे, तो उसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एनी पॉइंट के अबाउट है। एनी पॉइंट मतलब वहाँ पे x - a को बोलते थे ना एनी पॉइंट, इसको एनी पॉइंट बोलते हैं, मतलब a की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, मतलब a का वैल्यू कितना है 2 है। फर्स्ट मोमेंट उसका कितना है 1 है, सेकेंड मोमेंट कितना है 11 है, थर्ड मोमेंट कितना है -24 है।
फाइंड आउट द मीन और वेरिएंस आपको निकालना, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीन कितना होगा, वेरिएंस कितना होगा। तो मीन के लिए हम लोग ई एक्स से डिनोट करते हैं और वेरिएंस के सिग्मा स्क्वायर यानी म्यू टू से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट मोमेंट निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एम आर इजकल टू जो आपका ई एक्स माइनस ए के पावर आर, यानी यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट तो 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करें तो आर के वैल्यू भी कितना हो गया, 1 हो गया, यानी m1 इजकल टू ई एक्स, ए का वैल्यू कितना था 2 का पावर 1, इसको ई एक्स माइनस 2 हो जाएगा और m1 का वैल्यू यानी फर्स्ट मोमेंट आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, यही तो फर्स्ट मोमेंट है, फर्स्ट मोमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग किससे बोलते हैं, ई एक्स को किससे डिनोट करते हैं, मीन से डिनोट करते हैं, तो इसी का वैल्यू मीन निकल जाएगा। तो m1 का वैल्यू दिया हुआ था 1, ई एक्स माइनस 2, यानी माइनस में तो उधर प्लस में, यानी आपका मीन का वैल्यू आ गया 3। मीन आप निकाल चुके आसानी से, किसका यूज करके, मोमेंट का यूज करके, क्योंकि हम जानते हैं मोमेंट इजकल टू जो था फर्स्ट मोमेंट या सेकेंड मोमेंट थर्ड मोमेंट, उस क्या होता है ई एक्स ई इंटू एक्स माइनस ए के पावर आर, आर का वैल्यू जितना मोमेंट आप पुट करना चाहे 1 पुट करना चाहे, सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट हम वैल्यू रखें, फर्स्ट मोमेंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही था, ठीक है। तो यहाँ से मीन का वैल्यू निकल गया। जब मीन का वैल्यू निकल गया तो यहाँ के बाद हम लोग वेरिएंस निकालना चाहेंगे। तो वेरिएंस इजकल टू क्या पढ़े थे आप, वेरिएंस इजकल टू पढ़े थे म्यू टू, म्यू टू का फॉर्मूला क्या होता था, तो म्यू टू डैश माइनस म्यू टू 1 डैश का होल स्क्वायर, है ना, पढ़े थे ना, म्यू टू निकालना हो तो म्यू टू डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू रखिए, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, सेकेंड मोमेंट 11 दिया हुआ है ना, सेकेंड मोमेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 11, फर्स्ट मोमेंट 1, यानी 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 11 माइनस 1 यानी 10, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन में होगा उसको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में कितना है 3 और 4 है, 2,4 है, 2,15 है, 1,16 है, तो 3,10 आ रहा है, ठीक है। वेरिएंस निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। अब वेरिएंस में किसी चीज़ का पीछे से यूज है नहीं कि हाँ मतलब कहीं मिस्टेक हुआ होगा। म्यू टू फॉर्मूला बस कितना होता है, म्यू टू इजकल टू से म्यू टू डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। म्यू टू का वैल्यू 11 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर 11, ये तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 3 और 10 इसका ऑप्शन हो गया, हो सके तो आंसर मिस्टेक है, ठीक है, मैंने ऑप्शन में मिस्टेक है। इफ 2 डाइस आर थ्रो एंड प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन द 7 इज 5/k देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये पूछ रहा है कि आपके पास 2 डाइस है जिसको आप थ्रो करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों डाइस पे 7 जब उसको हम योग करें, सम करें, तो उसका वैल्यू जो है मतलब 7 से ज़्यादा है। मतलब आप 2 डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो करवा रहे हैं, 2 डाइस मतलब एक ऊपर मान लीजिए 2 आया तो एक ऊपर 5 आया, एक ऊपर 3 आया तो दूसरा पर 6 आया, फिर 2 आया तो दूसरों पर 2 आया। इस तरह से हम 2 डाइस को थ्रो करवाते हैं, अपना हाथ में, दोनों हाथ में ले लेते हैं, उसको उछालते हैं, उछालने पर एक ऊपर 2 एक ऊपर 5 ऐसा आ सकता है ना, बहुत सारा केस बन सकता है। कितना केस बनता है, टोटल 36 केस बनता है। पहला पर 1 तो दूसरा पर 1, पहला पर 1 तो दूसरा पर 2, पहला पर 1 तो दूसरा पर 3, इस तरह से करते करते कितना बनता है, 36 केस बनता है आपका, 36, ठीक है। उसमें हमको देखना क्या है कि दोनों वैल्यू को जोड़ने पे 7 से ज़्यादा हो, 7 वाला को नहीं लेना है, 7 से ज़्यादा, 7 या 7 से ज़्यादा बोलता तब 7 वाला को कंसीडर करते। तब कौन कौन वैल्यू है जो 7 से ज़्यादा होगा, तो 2, 6, 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, पहले उस पर दिखाते हैं, 2, 6, 8 हो जाएगा, यानी 7 से ज़्यादा है। 3, 4 तो 7 हो जाएगा, लेकिन 7 से हमको ज़्यादा चाहिए, तो 3, 5 हो जाएगा, 3, 6 हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, 4, 5 हो जाएगा, 4, 6 हो जाएगा, 5, 3, 8 हो जाएगा, 5, 4, 9, 5, 5, 10, 5, 6, 11, 6, 2, 8, 6, 3, 9, 6, 4, 10, 6, 5, 11, 6, 6, 12, इतना वैल्यू होगा। सॉरी, उसी को हम क्या करते हैं, बारी बारी से क्या कर दिए, सबको लिख दिए, ठीक है, जो 7 से ज़्यादा होने वाला था। तो टोटल वैल्यू हम देखते तो 15 जो है, 15 बार जो ऐसा आ रहा है जो 7 से क्या है, ज़्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है कि जितना बार आपका आ रहा है अब बटा टोटल वैल्यू, तो 15/36, वो उसका जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना है, 5/k है। मतलब जो निकालने पे आपका निकल के आया 15/36, अब बुक दिया हुआ क्या, 5/k। तो बताइए कि k का क्या वैल्यू है, तो 15/36 इजकल टू
5 आई क्या के, तो 5 या 15, 12 या 36, यानी के का वैल्यू कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये के का वैल्यू 12, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट। ठीक है, एफ का हो गया। अब आते हैं जी में। A random variable x has mean 2 and variance 3. The upper bound for p into x minus 2 greater than 5 by using Chebyshev inequalities is 3 by k. Then the value of k is, ये क्वेश्चन आपको 2021 वाला में भी था, है ना, वहाँ भी सेम क्वेश्चन था। तो चेब्स का इनइक्वलिटी जो जनरल इक्वेशन है, वो जनरल इक्वेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन आपको दे दिया, एकदम पूरा जनरल इक्वेशन जैसे उसी पे बैठा दिया। पी एक्स माइनस ई एक्स यहाँ पे क्या है, मीन है, इज ग्रेटर देन ए इजकल टू वेरिएंस अपॉन ए स्क्वायर होता है। ठीक है, वेरिएंस अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो इसको हम कंपेयर करवाते हैं जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, x माइनस टू ग्रेटर देन 5 और इज इक्वल टू वेरिएंस अपॉन क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए किसको हम बोल रहे हैं, तो ए बोल रहे हैं यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों को इक्वल कीजिए, ए का वैल्यू बताइए कौन सा होगा। तो देखिए ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है, मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर। तो आपको पता चल गया ए का वैल्यू कितना है, 5 है। मीन कितना है, तो मीन का वैल्यू 2 है, यहीं पे जो एक्स माइनस मीन होता है, यहाँ पे x माइनस 2 दिया हुआ क्वेश्चन, मतलब 2 यहाँ पे क्या है, मीन है। तो मीन का वैल्यू क्या है, 2 है, और ये 2 तो मीन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए x हैज मीन 2 एंड वेरिएंस 3, वेरिएंस का वैल्यू 3 है, मीन का वैल्यू 2 है। तो यानी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है इस जनरल इक्वेशन पे। तो जनरल इक्वेशन का वैल्यू क्या होता है, वेरिएंस अपॉन ए स्क्वायर। वेरिएंस का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 5, तो यानी 3/5 स्क्वायर। और जिसका बुक कितना, क्वेश्चन कितना वैल्यू दिया है, 3/k, अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो 3/5 स्क्वायर आता है। और इसी चीज को जो क्वेश्चन दिया है वो बोला है 3/k आएगा, तो k का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो 3/5 स्क्वायर इजकल टू 3/k, तो 3 से 3 कट गया, k बराबर 25 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे सीधा सीधे देखिए 3/25 यानी 3/k है, यानी k का वैल्यू k के जगह कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो यही बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमको नहीं लगता है अगर इस क्वेश्चन से ऐसे MCQ जाएगा तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, बस वेरिएंस बटा क्या कर देना, ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी क्या है, एक जनरल इक्वेशन पे बेस्ड है। जनरल इक्वेशन इसका क्या है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, फंक्शन ऑफ लैम्डा इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो मीन होता है 1/λ होता है। अगर इस तरह से जनरल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हो रहा था तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/λ। और जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ वहाँ पे लैम्डा की जगह क्या है, k है, लैम्डा की जगह क्या है, k है। तो 1/λ होता है मीन जब इस इक्वेशन में रहे तब। कौन सा इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में रहे लैम्डा ई के पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो इसका वैल्यू मीन क्या होता है, डायरेक्ट 1/λ होता है। यहाँ पे जो वैल्यू होगा, जैसे आपको ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन कि इसका बताओ कितना होगा, 5 ई के पावर माइनस 5 एक्स और एक्स ग्रेटर देन कितना 0 और 0 एक्स लेस देन 0। तो बताइए कि यहाँ पे मीन कितना होगा, तो बस 1/5 होगा, क्योंकि यहाँ पे वही 1/λ होता है। तो अपना क्वेश्चन में क्या दिया होता है, 1/k दिया होता है, और उसका वैल्यू 1/5 दिया हुआ है, बुक में ही दिया हुआ है यहाँ पे कि इज इसका वैल्यू कितना है, 1/5 है। तो हम जो निकाले वो कितना है, 1/k है, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ था, k इजकल टू 1/5, तो k का वैल्यू कितना होगा, सीधे 5 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्स एंड वाई आर ज्वाइंट पीडीएफ। ज्वाइंट पीडीएफ का क्वेश्चन आपको पिछले भी करवाए थे, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी क्वेश्चन पूछ दिया है कि एक्स वाई जनरल इक्वेशन पे पूछ दिया। तो जनरल इक्वेशन इसका क्या होता था, 0 से 1 0 से 2। यही के एक्स वाई को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बराबर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये कौन कहता है, ज्वाइंट पीडीएफ कहता है। ठीक है, तो 0 से 2 एक बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर, और क्या हो जाएगा x बाई यानी x स्क्वायर अपॉन 2, और इसका 0 से क्या हो जाएगा 1 लिमिट हो जाएगा, dy इक्वल टू 1। लिमिट पुट कीजिए तो x के जगह 1 पुट करेंगे तो k इंटू 1/2, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, dy इक्वल टू 1।
फिर इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा के बाई बटा 2, 0 से 2 इसका लिमिट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा के 2 बटा 2 इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, के का वैल्यू 1। आई होप समझ में आया होगा। बस आपको जनरल इक्वेशन याद रखना है। कौन सा जनरल इक्वेशन? कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, और जितना लिमिट है, यहाँ लिमिट दिया रहता है क्वेश्चन में, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से 1, और वाई का लिमिट 0 से 2। तो एक्स का लिमिट कितना से कितना हम पुट करेंगे, 0 से 1 था ना, 0 से 1 पुट करेंगे एक्स का लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे, वाई का लिमिट कितना 0 से 2 पुट करेंगे। और के एक्स वाई था ना, जिसको हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो एक बार मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, सॉरी इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसके लिमिट को वैल्यू रख देंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उसके वाई के लिमिट को रख देंगे, और वहाँ से के का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। Two random variable have the least square regression line with the equation x plus 3y is equal to 7 and 2x plus 3y is equal to 8. Then the mean of the x and y are. तो यहाँ पे मीन पूछ रहा है ना, दोनों के बीच में कितना होगा, मीन कितना होगा। लेकिन इसके पिछले साल 2021 में, अगले साल 2021 में कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा था। क्या पूछा था? कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा था। तो वहाँ हम लोग बनाए थे। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको ऐड कर देते, ताकि उस क्वेश्चन को आपका रिवीजन हो जाए। कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको क्या कर दिए, एक और क्वेश्चन ऐड कर देते, ताकि पिछला क्वेश्चन पे रिग्रेशन लाइन पे अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाए। तो पहले इसका बनाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसको बनाएंगे। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या कहता था कि r इजकल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स। बी एक्स और बी वाई एक्स कहाँ से निकालते थे? जो दो वो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक्स प्लस 3y इजकल टू 7, तो x इजकल टू क्या हो गया 7 माइनस 3y। तो जब x का वैल्यू अगर हम लोग निकालते तो उसको कैसे लिखते, बी एक्स बाई का वैल्यू, और बाई का वैल्यू कौन सा होगा, जो मल्टीपल ऑफ, मतलब इसका वैल्यू कौन होगा, जो बाई का मल्टीपल है, यानी -3। एक्स प्लस 3y इजकल टू 7, तो 3y बाई का वैल्यू निकालते हैं, तो 7 माइनस एक्स, तो बाई का वैल्यू 3 यानी गुना में, तो दोनों में भागा हो जाएगा, 7/3 माइनस x/3। तो इसको हम नेमिंग कैसे लिखते हैं, b बाई एक्स इजकल टू, इसका कोफिशिएंट x इंटू 3 है ना, तो यानी इसका वैल्यू कितना है, -1/3 है। तो ये आपका बी एक्स बाई का वैल्यू -3 या b बाई एक्स का वैल्यू -1/3 है। फिर इस फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व किए, फिर सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ उसी से फिर से करेंगे। 2x प्लस 3y इजकल टू 8, और इधर 2x इजकल टू 8 माइनस 3y, 2 गुना में तो भागा में, यानी 4 माइनस 3/2y। फिर उसी इक्वेशन को y का वैल्यू निकालेंगे, 3y इजकल टू 8 माइनस 2x, तो y इजकल टू 8/3 माइनस 2/3x। यहाँ पे नेमिंग कैसे लिखेंगे, बी एक्स बाई इजकल टू -3/2, क्योंकि x का वैल्यू निकालें, इधर क्या लिखाएगा, बाई एक्स इजकल टू -2/3। और यहाँ पे एक कंसेप्ट बताए थे कि क्या करना होता है ना, कि फर्स्ट इक्वेशन में चेक कीजिए ना कि एक से कम वैल्यू कौन है, निगेटिव है पॉजिटिव है उससे मतलब नहीं है, बस एक से कम होना चाहिए फर्स्ट वाला से। तो फर्स्ट वाला में चेक कीजिए तो -3 है, ये तो एक से ज़्यादा है, यहाँ पे -1/3 जो एक से कम है, यानी पहला b बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3। तो जब b बाई एक्स है तो अगला इक्वेशन में किसका वैल्यू उठाना होता था, x बाई का। तो x बाई का वैल्यू कितना है, -3/2 है। अब पहला में ही चेक करना है कि एक से ज़्यादा कम होना चाहिए, सेकेंड में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में b बाई एक्स का वैल्यू -1/3 था, इसका अपोजिट वाला लेते हैं, यानी बाई एक्स है तो x बाई वाला सेकेंड से अपने मन से तुरंत उठा लीजिए, तो -3/2। और ये जब दोनों वैल्यू निकल गया तो जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, अंडर रूट बी एक्स बाई इंटू बाई एक्स, तो -1/3 इंटू 3 -3/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी 1/√2। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछता तो इस तरह से हम लोग बनाते। लेकिन पूछा है मीन मतलब एक्स और बाई का वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपको तो ये सोल्यूशन करने आता ही है। एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों का इक्वेशन से एक्स बाई का वैल्यू निकाल लेते, उसी को बार बोलते मीन एवरेज। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये दोनों से कैंसिल आउट हो गया घटाने पे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पे।
तो यहाँ 2x में से x गया, x बार इजकल टू -1, यानी x इजकल टू क्या हो गया, x बार इजकल टू 1। पुटिंग वैल्यू जो x का वैल्यू आया है वो पुट करते इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू रखते 3y इजकल टू 7, 3y इजकल टू 7 -1, यानी y बार इजकल टू 6/3 यानी 2। तो यही होता है मीन का वैल्यू। अगर रिग्रेशन लाइन दिया है, चुपचाप आपको क्या करना है ना, जिस तरह से आप दो गो इक्वेशन को सोल्व करते थे उस तरह से इस इक्वेशन को क्या करना है। मान लीजिए इस तरह से इक्वेशन है, तो हम बोलते थे ना इससे x और y का वैल्यू निकालिए, तो वही वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं इक्वेशन क्वेश्चन नंबर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी करवा देते हैं। तो 2a जो क्वेश्चन नंबर 2 में चल रहा है, ऑब्टेन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री फंक्शन फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि मेरा कौन सा इक्वेशन पे है, जो जैकोबियन वाला जो पढ़ते थे, या ऐसे बोलते थे इसको यू, इसको टाइप नंबर 3 था। ठीक है, टाइप 1 टाइप आर्बिट्री कांस्टेंट वाला बताते थे ना, तो वहाँ पे जब दो फंक्शन दिया हुआ था तब, तो दो फंक्शन u और किसका दिया हुआ, v का दिया हुआ, एक और कॉमा में u दिया हुआ। तो u दिया हुआ, इसमें कोई ना x है ना y है ना z है, इसको किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो खाली वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फंक्शन है नहीं, या लिख भी सकते, इसको ऐड भी कर सकते हैं, या फर्स्ट लाइन में ही लिख सकते कि ये फंक्शन किसी चीज़ का नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो फंक्शन u का वैल्यू क्या है, x² + y, इसको u मान लेते हैं। मानने में क्या है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इसको u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो u इक्वल टू क्या है, x² + y² + z²। अब v इक्वल टू क्या है, z² - 2xy। अब क्या करना है आपको, एक फार्मूला दिए थे, उस फार्मूला का यहाँ पे लिख दिए और याद भी करवाए थे पिछली बार आपको। u भी फर्स्ट में u भी, सेकेंड में u भी, थर्ड में भी u भी। उसको अगर हम dz/dx, यहाँ पे dz/dy है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है x/z। अगर हम x का वैल्यू ले रहे हैं तो कौन होगा, z/y होगा, यानी y/z होगा, सॉरी ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो यहाँ पे क्या होगा, y/z, पहले y आएगा फिर z आएगा, यानी dz/dx है तो कौन होगा, y होगा, z होगा। ठीक है, फिर अगर हम dz/dy को लेते हैं, यानी y को लेते हैं, तो फिर कौन आएगा, z आएगा, x आएगा, यानी dz आएगा, x आएगा। और फिर क्या है, अगर हम z को बाहर वाला लेते हैं, बराबर के उधर वाला, तो सिर्फ उसमें क्या आएगा, xy आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, जो फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला समझ में आ गया, याद हो गया। पिछले क्लास में भी बताए थे, 2021 वाला में भी, मैराथन वाला में भी ऐसा करवाए हैं आपको क्वेश्चन। तो अब यहाँ से देखेंगे u भी को बाई जेड के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब इसका क्या हो रहा है कि u को पहले बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। कौन सा u को, यहाँ पे जो वैल्यू आया हुआ है, इस u को और इस v को, दोनों को बारी बारी से रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, जेड एक्स, एक्स बाई, यानी सभी के रिस्पेक्ट में करना। तो पहले हम सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u को x के रिस्पेक्ट में किए, तो x² + y² + z² को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका वैल्यू 2x हो जाएगा। फिर उसी को हम y के अगर रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना हो जाएगा, x² वाला 0, z² वाला 0, यानी y² का क्या हो जाएगा, 2y। आई du/dz, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला 0, y वाला 0 और z वाला क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। अब आते हैं v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v का वैल्यू z² - 2xy था, तो इसका वैल्यू हो गया -2y, क्योंकि ये z वाला तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस रह गया, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y बाहर हो गया। dv/dy का क्या हो जाएगा, z² - 2xy, इसका क्या हो जाएगा, z वाला 0 और -2x, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का वैल्यू क्या हो गया 1। z के रिस्पेक्ट में करेंगे z² - 2xy, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/y आपका कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो z का क्या हो जाएगा, z² का क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो आपको del u/del x का वैल्यू निकल गया, del u/del v का वैल्यू निकल गया, del u/del z का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से del v/del x का वैल्यू, del v/del v का वैल्यू, del v/del z का वैल्यू। अब इसको हम बारी बारी से टर्म निकाल रहे हैं। फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ था, u भी को y के z के रिस्पेक्ट में करना है, dz/dx होना चाहिए। तो इसके लिए u को y के रिस्पेक्ट है, यानी del u/del y, u को z के रिस्पेक्ट में तो del u/del z, फिर v को y के रिस्पेक्ट में तो del v/del y, del v/del z। इसका सभी का मान पीछे हम निकाल के रख लिए,
कि डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू 2y होगा, डेल यू अपॉन डेल जेड का वैल्यू 2z होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू 2x होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू -2y होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू -2x होगा, डेल वी अपॉन डेल जेड का वैल्यू 2z होगा। सभी का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू 2y था, डेल यू अपॉन डेल जेड का वैल्यू 2z था, डेल वी अपॉन डेल वाई का वैल्यू -2x था, डेल वी अपॉन डेल जेड का वैल्यू 2z था। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 दूनी 4 बाई जेड, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 2 दूनी 4 एक्स जेड, दोनों में जेड कॉमन है तो 4z बाई प्लस एक्स हो जाएगा। सेकेंड टर्म को सिमिलरली हम लोग सोल्व करेंगे, u को z के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में, v को z के रिस्पेक्ट में, v को y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करेंगे 2z 2y 2z माइनस 2x। ये वैल्यू कहाँ से आएगा जो फर्स्ट में निकाले हुए हैं, u को z के रिस्पेक्ट में किए होंगे, u को y के रिस्पेक्ट में किए होंगे उसका वैल्यू, v को z के रिस्पेक्ट में किए होंगे, v को y के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू। सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 एक्स जेड, इधर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर, इधर यहाँ से -4z अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बचता है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड टर्म को सोल्व करना चाहते हैं, u v बटा एक्स वाई, यानी u को x के रिस्पेक्ट में, u को y के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में, v को y के रिस्पेक्ट में। और जब u को x के रिस्पेक्ट में किए होंगे तो 2x आया था, u को y के रिस्पेक्ट में किए थे 2y आया था, डेल v अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू -2y -2x। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे -2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 y स्क्वायर, -4 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू इन दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मूला, पहला टर्म का जो वैल्यू आया था, सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का, सभी को पुट कीजिए। फर्स्ट टर्म का कितना आया था 4z इंटू वाई प्लस एक्स, इसका वैल्यू आया था -4z इंटू एक्स प्लस वाई dz अपॉन dy, इसका वैल्यू आया था -4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, dz अपॉन dx को आप p लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि z को x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग किससे नाम देते हैं p से, और बाई अगर बाई से देते हैं तो उसको की से देते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 2 का बी, सोल्व z इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस बाई। सेम क्वेश्चन नहीं था, कुछ इससे डिफरेंट था, इसके पीछे जो बता रहे थे, यानी आपको 2021 वाला में पार्ट 1 में ही बताए थे, उसमें क्या था, अब पैटर्न सेम रखा है ना, 2021 में जैसे जिससे क्वेश्चन मिलते जा रहा था वैसे वैसे क्वेश्चन 2022 में मिलते जा रहा है, ठीक है। तो लगभग पैटर्न सेम रखा है, तो इसीलिए बोले ना कि इसको रट के नहीं जाना है। देखिए एक सेम ही चीज़ थोड़ के दिया, आपको इससे रिलेटेड मैराथन में टॉपिक है, रेगुलर वीडियो है अपलोड है, कहीं से भी जाकर इससे रिलेटेड टॉपिक सीख सकते हैं। जैसे आपको रेगुलर क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्वेश्चन देखने से कहीं बिलोंग्स नहीं कर रहा। हाँ इतना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल जो है बिलोंग्स इन नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बट डज नॉट बिलोंग्स एनी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करके देखते हैं, रिड्यूस हो जाता है तब ठीक है, नहीं रिड्यूस होता था उसको हम लोग चारपीट्स मेथड से बताते हैं। तो अभी तक तो हम एक भी क्वेश्चन चारपीट्स मेथड से नहीं बताएं, तो बता देंगे अगर मिलेगा वैसा कोई क्वेश्चन, या एक दो क्वेश्चन खुद सोल्व करवा देंगे आपको, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे। बट इट कैन बी रिड्यूस टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म थ्योरी, तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म थ्योरी क्या बताता है, एक्स कॉमा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा पी और फंक्शन ऑफ बाई कॉमा क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन जो अपना इक्वेशन दिया हुआ था जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस बाई, तो इसको हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, जेड पी स्क्वायर माइनस जेड क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस बाई। अब पी स्क्वायर यहाँ जेड है तो इसका अंडर रूट अगर जेड का कर देंगे तो डी अंडर रूट जेड डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट अगर कर देते तो स्क्वायर ऊपर आ जाता है, तो स्क्वायर स्क्वायर हम ले लिए तो डी जेड अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई। नाउ एज्यूमिंग बी गेट, ये जो डी जेड अपॉन ऐसे है ना, डी जेड अपॉन डी एक्स, इस वैल्यू को क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं कैपिटल डी जेड मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे एक्जुलरी इक्वेशन, तो एक्जुलरी इक्वेशन में हम लोग सिर्फ क्या होना चाहिए,
डी एक्स होना चाहिए, डी वाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डी जेड होना चाहिए। तो इसको हम इस अंडर रूट जेड डी जेड को हम एक कैपिटल डी जेड से डिनोट करते हैं। और इसका जब दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो अंडर रूट जेड डी जेड, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट डी जेड का अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसका तो पहले 1/2 अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। इसका एक तरफ कितना हो गया डी जेड, इसका करेंगे तो एक 1 जो 1/2 कोफिशियंट में 1 प्लस ऐड करेंगे या 1/2 + 1, यानी कितना हो जाएगा 3/2, और ये जो होगा 3/2 इजकल टू डी जेड का करेंगे तो सिर्फ जेड आएगा, कैपिटल जेड प्लस सी। ये 3/2 है तो पलट के क्या हो जाएगा 2/3 जेड 3/2 इजकल टू जेड प्लस सी। एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग जो अपना री जो अपना इक्वेशन दिया हुआ था उसको फिर से लिखते हैं, और फिर से लिखने के बाद अंडर रूट जेड डी जेड को क्या माने थे हम लोग, कैपिटल जेड माने थे, तो कैपिटल जेड लिख दिए, इसको कैपिटल जेड, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में एक्स माइनस वाई। अभी तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स को हम लोग किससे मानते हैं, कैपिटल पी से मानते हैं, कैपिटल पी स्क्वायर माइनस कैपिटल क्यू स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस वाई। अब क्या बताया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट इक्वेशन एक्स पी और दूसरा क्या था इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 बाई क्यू। तो यहाँ यानी एक फंक्शन p के साथ रहेगा, एक फंक्शन q के साथ रहेगा। तो पी स्क्वायर एक्स को हम क्या कर देंगे प्लस में थे माइनस में, तो पी स्क्वायर माइनस एक्स और क्यू स्क्वायर माइनस वाई इजकल टू सी। तब ये दोनों फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से, सी कांस्टेंट दोनों में है ना, तो बारी बारी से दोनों को इक्वल कर देते हैं। पी स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू सी, क्यू स्क्वायर माइनस वाई इजकल टू सी। पी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा सी प्लस एक्स, क्यू इजकल क्या हो जाएगा सी प्लस वाई। तो p इधर पी स्क्वायर था तो p अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट सी प्लस एक्स, इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस बाई प्लस सी। नाउ एज बी नोट दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन, हम लोग जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, डी जेड इजकल टू पी डी एक्स, जो p का वैल्यू आया है यहाँ से, ये जो p का वैल्यू आया है यहाँ से जो q का वैल्यू आया है उसी को पुट कर दीजिए। तो p का वैल्यू कितना प्लस माइनस अंडर रूट सी प्लस एक्स डी एक्स प्लस माइनस बाई प्लस सी डी वाई। नाउ इंटीग्रेशन बॉस साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जेड हो जाएगा एक्स प्लस सी 2/3 3/2, ठीक है, वाई प्लस 3, यहाँ भी 3/2 ही होगा, 3/2 3/2, ठीक है, प्लस सी। तो पलट के अब क्या हो जाएगा 2/3 2/3, अब सब में है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड 3/2 एक्स प्लस सी 3/2 बाई प्लस सी 3/2। यहाँ पे सी का वैल्यू है सिर्फ ना, सब में 2/3 था, तो यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ तो कुछ है नहीं, तो उसी को उल्टा कर दीजिए 3/2, तो 2 से 2 3 से 3 कट जाएगा, नहीं कुछ था 1, तो इसको 3/2 सी डैश। अच्छा ये भी तो कोई कांस्टेंट ही है ना, तो इस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं डी से, तो जेड के बराबर 3/2 इजकल टू एक्स प्लस सी के 3/2 प्लस वाई प्लस सी 3/2। यही आपका क्या हो गया पार्शियल डिफरेंशियल रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो आज हम लोग पार्ट 1 में इसका, और देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको पैटर्न सेट करना है, ठीक है, जो पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके रिलेटेड टॉपिक आपके मैराथन में अपलोडेड है, पहले उसको पढ़िए, उस टॉपिक के अगर उससे भी पार नहीं लगता है तो रेगुलर क्लास में चल जाइए, 2-2.5 घंटा डेली पढ़िए, अभी आपके पास 10 दिन टाइम है, ठीक है। उसके बाद क्या अगर 1-2 दिन टाइम है तो ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिर्फ मैराथन जाकर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन ये सब सोल्व करके देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपको मैराथन में करवाया गया, टोटल क्वेश्चन करवाया गया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। अच्छा पहले पार्ट 1 19 का भी पार्ट 1 दे देते हैं, 2019 का भी पार्ट 1 दे देते हैं, तो 2021 का पार्ट 1 मिल गया, 2020 का पार्ट 1 आज हो ही गया, और 2019 का पार्ट 1 दे देते हैं, यानी MCQ सभी का सोल्व करवा दिए, 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी है। अब हम लोग क्या करेंगे 2021 का पार्ट 2 को कर देंगे, 2020 के पार्ट 2 को और 2019 को पार्ट 2 के, तो ये तीनों कर देंगे। इसमें डिफाइंड क्वेश्चन होता है, हमको पता चलता है क्या बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर हेल्प कहीं से ना मिले तो, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में भी आंसर गलत है, तो इसलिए इसको सोल्व करना बहुत जरूरी है।